अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये लॉन्ग है। इसकी दोनों टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो लेना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करें, इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है ना, मोस्टली तकरीबन तकरीबन 220 वोल्टेज का होता है। लेकिन हमारे घरों में हर चीज़ 220 वोल्ट पे नहीं चलती। हमारे जो मोबाइल के चार्जर हैं वो तकरीबन, अगर एवरेज की बात की जाए, कुछ 12 वोल्ट के होते हैं या कुछ इससे ज़्यादा के भी होंगे, लेकिन कोई भी चार्जर 220 वोल्ट का नहीं होता। लेकिन हमारा जो चार्जर है, जब हम उसे लगाते हैं 220 वोल्ट के करंट के साथ, तब भी वो यूजुअली नॉर्मल रूटीन में काम करता है, उसे कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उस चार्जर के अंदर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि 220 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। और जब 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है करंट, तो फिर हमारा जो चार्जर है वो अच्छे से काम करता है और इजीली सारा मोबाइल चार्ज कर देता है। इसी तरीके से आप देखें कि जो टीवी है या फ्रिज है, हर एक को एक अलग अलग वोल्टेजेस चाहिए काम करने के लिए। अब हर एक के लिए अब हर एक के लिए हम अलग से कोई करंट नहीं ला सकते। हम क्या करते हैं कि हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज को कम करके दे देते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि वोल्टेज कम होते कैसे हैं और कौन करता है। बेसिकली इन वोल्टेज को कम करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसी का ही नाम है ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को कम करता है, लेकिन हर दफा कम करने के लिए यूज नहीं होता, बहुत दफा वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इन शॉर्ट, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। क्लियर? यही बात हमने इसकी डेफिनेशन में लिखी है। ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम एसी वोल्टेज को कम भी करते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, डीसी करंट के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता। अब ये डीसी में क्यों नहीं यूज़ होते, जब हम इसकी वर्किंग को देखेंगे तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर को यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? हर एक डिवाइस के अंदर ऑलमोस्ट इनको यूज़ किया जाता है। वो आपके गेम सिस्टम हो, प्रिंटर्स हो, स्टीरियोज हो, मतलब कि जो एम्पलीफायर है जिनके अंदर साउंड को कम ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। हर जगह यूज़ होता है ऑलमोस्ट। देन बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये है हमारे पास हमारा ट्रांसफार्मर, कुछ इस टाइप का होता है। इनको कहा जाता है प्राइमरी कॉइल्स, और जो इस साइड पे होती हैं उनको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल्स। बेसिकली जो करंट आ रहा होता है वो हम अपनी प्राइमरी कॉइल्स को प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल से हम करंट अपने लिए वापस ले रहे होते हैं जिसको हमने यूज करना होता है। क्लियर? अब प्राइमरी कॉइल्स की जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उसको हम एन पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जितनी भी नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी इनको हम किसके साथ लिखेंगे? एन पी के साथ। और सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं उनको एन एस के साथ लिखा जाता है। इसी तरीके से जो वोल्टेज मौजूद होते हैं प्राइमरी कॉइल में, उन वोल्टेजेस को लिखा जाता है वीपी के साथ, और जो वोल्टेज आपकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर होते हैं उन वोल्टेजेस को लिखा जाता है वीएस के साथ। समझ गए बात को? और जो करंट हम प्रोवाइड करते हैं अपनी प्राइमरी कॉइल को, तो उस करंट को भी क्या कहेंगे? आई पी के साथ लिखेंगे, और सेकेंडरी कॉइल के करंट को आई एस के साथ लिखेंगे। ये हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली। इसका नाम होता है कोर, इसे हम कहते हैं आयरन कोर। ठीक है? ये लोहे की बारीक बारीक प्लेट्स होती हैं रेक्टेंगल शेप में, और उनको आपस में जोड़ा होता है और ये एक थिक हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। इसे कहा जाता है आयरन कोर। और बाकी आपको बता दिया कि ये हमारे पास हमारी प्राइमरी कॉइल्स हैं और ये सेकेंडरी कॉइल है। क्लियर? तो अभी तक बात कर ली हमने स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और काम कैसे करता है। बेसिकली देखा जाए तो हम यूं करते हैं कि हम अपनी प्राइमरी कॉइल को करंट प्रोवाइड करते हैं। कौन सा करंट प्रोवाइड करते हैं? एसी करंट प्रोवाइड करते हैं।
एसी क्यों प्रोवाइड करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब एसी करंट इसको मिलेगा तो एसी करंट आपको पता है अपनी वैल्यू कभी ज़्यादा करता है कभी कम करता है। तो इस कॉइल के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस कॉइल का क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब करंट कम ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कभी ज़्यादा होगा और कभी कम होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड आगे गुजरना होता है इस वाली कॉइल के अंदर से। तो करंट कम ज़्यादा होने की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड कभी ज़्यादा हो रहा होगा कभी कम हो रहा होगा। और आपको ये चीज़ पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर भी एक करंट पैदा हो जाएगा, इसके अंदर भी एक करंट आ जाएगा जिसे हम कहेंगे IS। क्लियर। तो इसलिए हम AC करंट यूज करते हैं ताकि जो करंट है वो कम ज्यादा हो। ये कम ज्यादा होगा, मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी और इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे DC करंट यूज करूँ तो उसकी तो वैल्यू चेंज ही नहीं होती। तो वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, और वो चेंज नहीं होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मुझे फायदा ही नहीं होगा ट्रांसफार्मर लगाने का, करंट आगे जाएगा ही नहीं, कोई करंट बनेगा ही नहीं, तो आगे कैसे जाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है कि एक साइड पे करंट आता है वो चेंज होता है, उसी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है और देन फिर उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है और दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, इस फिनोमिने को कहा था हमने म्यूचुअल इंडक्शन। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से अगर दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमिने को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये बात क्लियर होगी कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ये बात एज अ शॉर्ट और एज अ MCQ ज़हन में रखिएगा कि हमारे ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेजेस हैं और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनका आपस में रिलेशन मौजूद है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल के वोल्टेजेस के साथ। वो रिलेशन किस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है कि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स उसकी आप ले लें रेशियो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो वो इक्वल आएगी सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेजेस ओवर प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज के साथ। इस रिलेशन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये वही एक रिलेशन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होना है, और सारे न्यूमेरिकल सिर्फ इस एक फॉर्मूले से ही ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल्स है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल जो हैं वो कम होती हैं और सेकेंडरी कॉइल जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये फ़ायदा है कि अगर पीछे से वोल्टेजेस कम आ रहे हैं और हम उन वोल्टेजेस को ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे लगा देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, आपके जो कम वाले वोल्टेजेस हैं उनको ज़्यादा कर देता है। अब सेकेंडरी कॉइल तादाद में ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि आपके इनपुट वोल्टेज को ज़्यादा कर देता है। क्लियर, यही बात आपने याद रखनी है और इसी चीज़ को हम डेफिनेशन में भी लिखेंगे कि इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज, अगर तो सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज, अगर हमारे सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हैं और प्राइमरी वोल्टेज से, देन इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर, कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो आपके प्राइमरी वोल्टेजेस को ज़्यादा कर दे, या ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी वोल्टेजेस प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा हो। मैं इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिख देता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारे प्राइमरी वोल्टेज जो होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं प्राइमरी वो कम होती हैं और सेकेंडरी कॉइल्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो ये तो बात कर ली हमने अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप के ऊपर जिसका नाम है स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आपको स्टेप अप अच्छे से समझ आ गया तो इसका उल्ट कर ले, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। एक साइड पर जो प्राइमरी कॉइल्स है वो ज्यादा होती हैं, मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स क्या होती हैं इसमें ज्यादा होती हैं, और सेकेंडरी कॉइल्स इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। जिसका ये फायदा होता है कि अगर पीछे से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा, लेकिन आगे चूंकि कॉइल्स कम है तो उन कॉइल्स कम होने की वजह से इन कॉइल्स के अंदर भी क्या होगा, वोल्टेजेस कम हो जाएंगे। तो पीछे से अगर वोल्टेज ज्यादा आ भी रहे हैं प्राइमरी वोल्टेज, तो आगे जाके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आगे नंबर ऑफ कॉइल्स ही बहुत कम है तो वोल्टेज भी कम ही प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे जो प्राइमरी वोल्टेज है वो तो ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी बात को हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन दी प्राइमरी वोल्टेज, कि अगर आपके सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम हो तो उस तरह का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर? इन चीजों को याद रखिएगा, ये एज अ एमसीक्यूज भी पूछी जाती हैं। सिर्फ इस तरीके का रिलेशन लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, तो अब रिलेशन को देखकर आपने बताना होता है। तो रिलेशन में नजर आ रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज कम है, सेकेंडरी ज्यादा है। सेकेंडरी ज्यादा तो डेफिनेटली ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर? इस तरीके से आपको इन रिलेशन को देखकर बताना पड़ता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट एक आखिरी बात करते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर की। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो अपनी 100% पावर आगे ट्रांसफर कर देता है। मतलब जितनी पावर इस प्राइमरी कॉइल के अंदर होगी उतनी ही पावर किसके अंदर चली जाएगी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। अगर तो ऐसा हो तो उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। बेसिकली हकीकत में और रियल लाइफ में कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता, बल्कि ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से नहीं गुजर पाती। बहुत सी मैग्नेटिक लाइंस आगे भी चले जाती हैं और बाहर भी स्कैटर हो जाती हैं, और जिस वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया भी होती है। लेकिन एक आइडियल ट्रांसफार्मर हम अज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि अगर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर हो तो उसे हम उस वक्त आइडियल कहेंगे कि जितनी पावर उसकी प्राइमरी कॉइल को मिली थी उतनी ही पावर किसको मिले, उसकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर मौजूद हो। देन हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। ये बात उसकी डेफिनेशन में लिखी है हमने कि इन आइडियल ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिक power delivered to the secondary circuit is equal to the power supplied to the primary circuit, कि प्राइमरी सर्किट को या प्राइमरी कॉइल को जितनी पावर दी जाती है उतनी ही अगर सेकेंडरी कॉइल की पावर हो, देन हम कहेंगे कि वो क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब इस बात को हम लिख लेते हैं कि जितनी पावर मेरी प्राइमरी कॉइल की है उतनी ही पावर किसकी होनी चाहिए, सेकेंडरी कॉइल की होनी चाहिए। ये जो साथ में छोटा सा पी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल की पावर, और इस एस का मतलब है सेकेंडरी कॉइल की पावर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि पावर किसके इक्वल होता है, वी आई के इक्वल होता है। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो पावर, इस पावर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। चूंकि ये प्राइमरी कॉइल की पावर है इसलिए वी के साथ भी पी लिख देता हूँ मैं, आई के साथ भी पी लिख देता हूँ, और ये सेकेंडरी कॉइल की पावर है तो इसलिए इसके साथ वी एस और आई एस लिखूंगा मैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, अक्सर बच्चे समझते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल होते हैं। गलत है, डिफरेंट हो सकते हैं। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट भी डिफरेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। तो अलग अलग बात नहीं हो रही कि प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल होने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इक्वल पावर होने की। पावर इक्वल होगी, हाँ वोल्टेजेस और करंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे होता है कि वोल्टेज और करंट डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, या ऐसा इस तरीके से हो सकता है कि फर्ज कर लें कि मेरे पास जो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज है वो है 10 और सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेज है वो है 3।
लेकिन जो करंट है मेरी प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो जो करंट है मेरे पास 3। लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है वो कितना है, वो है 10 एम्पेयर। समझे बात को। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली Vp और Ip किसके इक्वल होना चाहिए, Vs और Is के। वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज मेरे पास 10 है तो इसकी जगह 10 आ जाएगा, और प्राइमरी करंट कितना है, वो 3 है। इसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 3 है और करंट कितना है, वो 10 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, उनको भी किया तो 30 आ गया। दोनों तरफ मेरी पावर इक्वल रही। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या होगा, आइडियल होगा। हालांकि दोनों के वोल्टेज भी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं इसके 10 है उसके 3 है, और दोनों में करंट भी डिफरेंट है, इसका 3 है और उसका 10 है। क्लियर। तो वोल्टेज और करंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम रहेगी। पावर दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आती है। अगर एक कॉइल में आप वोल्टेजेस को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी में ऑटोमेटिकली करंट इंक्रीज हो जाएगा। किसी में अगर आप करंट को कम करते हैं तो दूसरी में करंट कम ज़्यादा हो जाएगा और वोल्टेज कम हो जाएंगे, तो खुद ब खुद ही अपने आप को कम ज़्यादा कर लेंगे ताकि दोनों साइडों की पावर क्या रहे, इक्वल रहे। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्म के केस में होगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जितनी पावर हमने दी है उतनी हमें मिल भी जाए। रियल लाइफ में जितनी पावर हमने दी होती है वो ज़्यादा ही होती है, हमें मिलती कम ही है पावर। क्लियर। क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर बीच में ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली अपने ट्रांसफॉर्मर की, उसकी टाइप्स की, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी वर्किंग की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक कवर हुआ होगा, आपका सारा समझ आई होगी। अगर आई है तो आप कमेंट लाजमी करें और वीडियो दोस्तों तक शेयर भी करें। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।